यस। तो क्वेश्चन नंबर 51 बात कर रहे थे, राइट। तो क्वेश्चन 51 के अंदर हम लोगों को बात करना है कि बेसिकली चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऐसा आपका डिटर्जेंट कौन सा डिटर्जेंट है जो आपके रिवर और जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, या वाटर वेज हैं, उनके अंदर मैक्सिमम पॉल्यूशन को शो करता है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल बेसिक मतलब वही है कि जो आपके बैक्टीरिया है, ठीक है, जो इजिली डिकम्पोज कर देंगे, वो तो आपके बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल में आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि भाई ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसको बेटा नॉन ब्रांच हो, जिनके पास ऐसा कंपाउंड या ऐसा आपको यहाँ पे जो डिटर्जेंट है जो आपका सोप है जिसके पास मिनिमम ब्रांच हो, मतलब ब्रांच नहीं हो। तो जहाँ जहाँ पे एल्काइल बट बच्चों नॉन ब्रांच्ड होता है, ठीक है, वो इजिली डिकम्पोज होता है। बिकॉज जितनी जितनी ज्यादा बच्चों ब्रांचिंग होगी, जितना ज्यादा बच्चों एल्काइल पार्ट आप में क्रिएट होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो आपके बैक्टीरिया हैं वो इजिली उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी मिनिमम ब्रांचिंग होगी वो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पहला वाला तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, एल्काइल पार्ट। सेकेंड पार्ट में ब्रांचिंग है बट मैक्सिमम ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। थर्ड में देखो मैक्सिमम ब्रांचिंग आपको परफेक्टली दिख रही है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो आपको दे रखा है PHBB, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भी आपका एक पॉलीमर है, ठीक है। और अगर हम इस पॉलीमर्स की बात करते हैं तो इसका नेम क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज दी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एंड ब्यूटाइरेट, देन कोपॉलीमर्स होता है, ठीक है। यस, बीटा हाइड्रोक्सी एंड बेलिरेट, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आपका नेम है। इसके जो आपके मोनोमर्स हैं, ठीक है, तो मोनोमर्स आपके इसके जो बेसिकली है वो आपके 2 है। वैसे आपके इसकी बात करते हैं, ये इसको हम, ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस पे क्वेश्चंस प्रीवियस के अंदर एम्स में डिस्कस किया भी गया है कि PHBB को लेके, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका नॉन टॉक्सिक होता है, बायो कंपेटेबल प्लास्टिक, इसको मतलब बहुत अच्छा यूज है आजकल। अगर आप बात करो, जो जोमेटो है या फिर जो स्विगी है, तो पैकिंग करते हैं, खाने की जो पैकिंग करते हैं, उस पैकिंग के अंदर हम इस PHBB का यूज करते हैं। नॉन टॉक्सिक भी होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है ना, और बायो कंपेटेबल प्लास्टिक के नाम से कॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका बहुत पॉपुलर है, जो आज के टाइम में यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका एग्जाम्पल आपको साथ में दिया गया था, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन के बारे में अगर आपसे बात करी जा रही है, तो जहां पे एल्काइल पार्ट में मैक्सिमम ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, वही इसका आपका आंसर होगा। वो इजिली आपके डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। बाकी इसके अगर आप मोनोमर्स के बारे में बात करते हो इस फोर्थ ऑप्शन की, तो मोनोमर्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इसके अंदर 2 मोनोमर्स हैं। फर्स्ट होता है बच्चों 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटनोइक एसिड ये होता है। सेकेंड आपका मोनोमर होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटनोइक एसिड। ये 2 एसिड्स होते हैं और ये आपके दोनों के दोनों मोनोमर्स हैं। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपका जो कोपॉलीमर जनरेट होगा वो आपका ये होगा PHBB होगा। क्लियर है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा, ठीक है। यस, तो आंसर क्लियर हुआ सभी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आपसे जो पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा हो सकता है। तो देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स को अगर आपको समझना है तो कंडेंसेशन पॉलीमर इज एग्जैक्टली कोपॉलीमर्स, ठीक है। वो कोपॉलीमर्स ही होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है। जैसे कुछ गैसेस आपकी रिलीज हो सकती हैं, ठीक है, या हम बात N2 गैस है वो आपकी रिलीज हो सकती है, लाइक गैस रिलीज हो सकती है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वो भी रिलीज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चार जो आपको पॉलीमर्स दे रखे हैं, ठीक है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, डेक्रोन है और आपका PVC है। ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है। तो इसके अंदर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डेक्रोन, ठीक है। अच्छा, डेक्रोन में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। इसके अगर मोनोमर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको अपन बोलते हैं इथेन 1,2 देन हाइफन और आपका डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल बोलो या फिर इससे आप इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलो, बात वो एक ही है, ठीक है।
वो आपका कॉमन नेम हो जाएगा, ये आपका आयोपेक नेम जो लिखा है मैंने, ये आयोपेक नेम हो जाएगा, वो आपका कॉमन मिथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल इज ए कॉमन। और उसके बाद आपका सेकंड जो आपका यहाँ पे डेक्रोन के अंदर जो आपका रहता है मोनोमर, वो बेटा रहता है आपका टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, जिसको अपन लोग आयोपेक नेम अगर कॉल करते हैं तो वो आपका होता है कुछ इस तरीके से, बेंजीन का सेक्शन होता है। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से बेंजीन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका COOH, और लास्ट भी टर्मिनल पे भी आपका COOH। इसके भी एन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो इसका आपका आयोडिक हो जाएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशनों का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो देखो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की हम लोग जो बात करते हैं, पॉलीस्टाइरीन की हम लोग बात करते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की बात करते हैं, दीज आर द एडिशनल पॉलीमर, दीज आर द एडिशनल पॉलीमर। ये सारे के सारे एडिशनल पॉलीमर से एग्जांपल है। लेकिन जो आपने कंडेंसेशन पूछा गया तो वो आपका डेक्रोन होता है। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज होगा इजीली। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है या फिर कौन से ऑप्शंस हमारे गलत हो रहे हैं। हमें हर किसी गलत और सही ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई डाउट्स बीच में अगर आपसे बन रहा है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 53, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बहुत ही आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन था ये, प्रीवियस क्वेश्चंस आपके ये बिल्कुल डिस्कस किया गया है नीट एग्जाम, जब आपका यही PMT हुआ करता था उसके अंदर भी डिस्कस किया गया है, यही ट्रिपल के अंदर भी डिस्कस किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए था, ठीक है? ये पेपर मैंने एक्चुअली डिजाइन किया हुआ था, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा बेटा आपका जाइमेस। वैसे आपको पता है कि हम एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं? तो एंजाइम्स बेसिकली आर द प्रोटीन्स, ठीक है। उनको काम क्या होता है? वो एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन को उनके बिल्कुल कृपा, ये कुछ डाउट है बेटा आपको? कुछ अगर पूछना तो टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं रीड करूंगा, आपको आंसर करूंगा, ठीक है उसका। तो यहाँ पे आपका डायटेज है, माल्टेज है, या फिर आपका जाइमेस या बच्चों इनवर्टेज, ये डिफरेंट टाइप का कोई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो डायटेज कैटलिस्ट है वो बच्चों ब्रेकडाउन करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर, बाद में OH जाता है, शुगर। तो आपका जो डायटेज रहेगा उसको आपको स्टार्च को आपको ब्रेक करेगा किसके अंदर? माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल आपका जो रिस्पॉन्सिबल जो कैटलिस्ट होगा वो होगा आपका डायटेज, ठीक है। यस, उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज के बारे में बात करते हैं, जो आपका डाइसैकेराइड्स बेसिकली होता है, माल्टोज बेसिकली डाइसैकेराइड्स, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो आपका माल्टेज होता है। तो इनवर्टेज इसी तरीके से आपका जो इनवर्टेज है वो भी एंजाइम से वो भी कैटलाइज करता है, वो ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। आपका जो सुक्रोज है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। क्लियर है? कौन? इनवर्टेज। लास्ट बच्चों आते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि C6H12O6 हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो रिएक्शन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन है, अगर आपको कन्वर्ट करना है आपको C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करानी है यहाँ से, तो उस केस में आपको जाइमेस यूज करना पड़ेगा। आप जाइमेस यूज करोगे तो रिएक्शंस आपकी कन्वर्ट होगी, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपका जाइमेस। क्लियर? ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो आसान था। बेंजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय रिएक्टिंग इट विद। तो एक बात तो बहुत पॉपुलर है कि हम बेंजीन के साथ अगर हम डायरेक्ट बच्चों फ्लोरीन का यूज करते हैं तो ये हाईली माना है। हम बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर आप फ्लोरीन को अगर यूज करते भी हो तो रिएक्शंस काफी आपकी एक्सोथर्मिक होगी। तो कहीं ना कहीं इस थर्मोडायनेमिकल ये जो एक्सिस जो हीट होगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेंजीन के साथ डायरेक्ट हम फ्लोरीन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी,
बाल सीमा रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो बाल सीमा रिएक्शन, और एक चीज आपको और यहाँ पे समझनी पड़ेगी, बेंजीन डाइज़ोनाइड, ठीक है, ये बेसिकली आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे इजीली परफॉर्म करना है कौन कौन सी, एक तो डिस्प्लेसमेंट, इजीली करता है कि भाई बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के पास जो आपकी N2 जो पार्ट प्रेजेंट होता है, राइट, भाई बेंजीन के साथ क्या होगा, N2, ये आपका पॉजिटिव सेक्शन होगा, यहाँ पे Cl आपका माइनस, ठीक है। तो जो N2 पार्ट है वो तो बच्चों गैसेस फेज में होगा, गैस की एंट्रोपी वैसे भी हाईएस्ट होती है, और सुपर बच्चों आपका लिविंग ग्रुप भी होता है, तो फर्स्ट N2 की गैस की फेज में आपका रिप्लेस, आपके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो जो BDC है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, एक तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 गैस, इसको इजिली करता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ से जो आपका डायजो वाला सेक्शन है, डायजो का मतलब वो आपका N2 गैस है, वो आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अगर आप रिएक्शंस को यहाँ पे देख रहे हो तो रिएक्शंस को जैसे N2 स्लैश डाइजोनियम वाला पार्ट है, अगर मैंने कॉपर बनना चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ से ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, लेटरमैन वगैरह के आपने बारे में, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। बाकी आपका CuX प्लस आपकी यहाँ से N2 गैस इजीली रिलीज हो जाएगी। इसके इसी NCl के साथ, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, अगर यहाँ पे हम HBF4 यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा, ये बनेगा आपका फ्लोरोबेंजीन। हम पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2 गैस, ठीक है। तो ये आपका तो यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसके बाद बाकी भी आपकी जो रिएक्शन है वो भी करा सकते हो, जैसे डाइजोनियम क्लोराइड बेटा आप वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, तो क्या आंसर बनेगा, यहाँ से बनेगा फिनॉल, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से फिनॉल, और प्लस यहाँ से आपका HCl रिलीज होगा, ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स के साथ इस साथ अगर फॉलो कराते हो बेटा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो यहाँ से आप जो आंसर आपको मिलता है इट इज परफेक्ट बेंजीन। यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो आपको सीधा मिल जाता है बेंजीन, ठीक है, और बाकी जो आंसर मिलेगा वो आपका HCl होगा, और बाकी आपकी N2 गैस ये रिलीज होगा। सभी को समझ में आता है? मैं रिएक्शंस को आपको बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक आपका एथनॉल, और एथनॉल रिड्यूस करेगा डाइजोनियम क्लोराइड को एरीन्स के अंदर, मतलब बेंजीन के अंदर, और खुद ऑक्साइड होकर आपका एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस करेगा आपके डाइजोनियम क्लोराइड। मुझे तो आपसे हो जाएगा एथनॉल, कौन सा एथनॉल, एथनॉल इज ये तो हो जाएगा, आप जो वो आपको कन्वर्ट करेगा तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया नाइट्रो ग्रुप, ये तो बहुत आसान था आपका, पिक्रिक एसिड एक तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। पिक्रिक एसिड में पता है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है, OH ग्रुप मिलेगा, बाकी आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, N2 NO2 एंड NO2 पिक्रिक एसिड। एक तो आपका पिक्रिक एसिड हो जाता है। शिक्षा बात करते हैं तो इसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड, क्या सिट्रिक एसिड हो सकता है, आई मीन सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, और नाइट्रो होता है वहां पे सिट्रिक के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। सिट्रिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनल पे आपका होता है एसिड ग्रुप, बाकी इसके यहाँ पे भी आपको मिलेगा COO एंड OH ग्रुप, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इधर भी आपको टर्मिनल पोजीशन पे मिल जाएगा COOH ग्रुप। तो यहाँ पे परफेक्ट आपको हर जगह एसिड मिलता है, कहीं भी आपको नाइट्रो ग्रुप नहीं मिलता है, दिस इज सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक तो नहीं हो सकता। और फिर आपका यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, उसका तो कोई चांस ही नहीं है ना, बेंजीन के साथ आपकी ऑर्थो एंड ऑर्थो पोजीशन पे आप क्या लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दो यहाँ पे,
ठीक है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है। तो नाइट्रो वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 55 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ तक कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज पॉसिबल इन, तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो देखो बेटा, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इसे हम ट्यूटोमेरिज्म में डिस्कस करते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग एक सेक्शन लेते हैं ट्यूटोमेरिज्म का, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो कीटो इनॉल्स के अंदर हमें ये देखना है कि जो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या होता है बेटा, जहां पे इनॉल कंटेंट आपका वहां पे सबसे मैक्सिमम होगा जहां पे आपको एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी आपको परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मिलती है। एरोमेटिसिटी मतलब हकर रूल्स पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपके ट्यूटोमेरिज्म्स होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो वहां पे बिल्कुल कीटो फॉर्म, एक्चुअली कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल। हम थर्मोडायनेमिकली जब बात करते हैं ना, तो थर्मोडायनेमिकली कीटो फॉर्म ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल। लेकिन यहाँ पे एक एरोमेटिसिटी इज अ डिफरेंट फैक्टर। तो अगर मैं बात करूँ तो कीटो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल। लेकिन इनॉल अधिक स्टेबल क्यों होने लगते हैं? बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स के अंदर बच्चों ये एरोमेटिसिटी भी आता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी यहाँ पे मैक्सिमम क्यों मिलती है, हम आपको यहाँ पे प्रोसेस करके दिखा दे रहे हैं एक बार इसका। फर्स्ट वाले में देखो, अगर आप करते हो तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट वाले कंपाउंड्स के अंदर आप कीटोइनॉल्स का अगर डिस्कशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये जो सेक्शन है, दिस इज मिथाइलिन पार्ट, इट इज ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ से बच्चों, अगर मैं मान के चलो इसके सामने में एल्काइल मीडियम लेके आता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं कीटोइनॉल के अंदर दोनों ही मीडियम फॉलो करता हूँ, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। मैंने बेसिक मीडियम लेके आया, तो बेटा बेसिक क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को सर्च करेगा। और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हो सकते हैं? यहीं से होगा, मिथाइलिन से। बिकॉज जैसे यहाँ से निकलेगा तो ये तो OH मिलके वाटर बन जाएगा फटाक से, ठीक है। और बाकी अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ मेरा बेटा मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव बच्चों इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज हो गया ना, होता है वो आपका एसिड होता है, आराम से वाला H+ बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जरा यहाँ देखो, तो यहाँ पे आप ये वाला आपका क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये आपका रिएक्टिव होगा, यहाँ से H+ बाहर चला जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी रेजोनेंस करेगा। थर्ड सेक्शन में देखते हैं, तो थर्ड सेक्शन के अंदर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? तो बेटा ये दो हाइड्रोजन होंगे। तो इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा। इन बेसिक मीडियम H को बाहर निकाला, नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस कर जाएगा। तो रेजोनेंस करेगा तो बच्चों पाई को ऊपर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे डेल माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आप ध्यान से देखना, ये यस इस तरीके से यहाँ पे होगा O-। अब बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जब रिलीज होगा वो तो सॉल्वेंट होगा, तो वहां से H+ आराम से मिलेगा, वो यहाँ पे आप बेटा H+ अटैक करेगा तो फिनोल बनेगा, ये परफेक्ट फिनोल। और आपको पता है फिनोल के अंदर जो इंटरनल फिनोल के अंदर जो इंटरनल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और हकर रूल्स को फॉलो भी करता है एरोमेटिसिटी को। और लास्ट वाले में तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से निकालते हो हाइड्रोजन, यहाँ से निकालते हो, यहाँ से निकालते हो, या फिर यहाँ से निकालते हो, कहीं से भी निकालते हो, आपको नेगेटिव चार्ज तो मिलेगा ना किस कार्बन के ऊपर? भाई नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपको sp2 हाइब्रिडाइज जो पहले से कार्बन था। तो वो नेगेटिव चार्ज तो बच्चों आपका डीलोकलाइज करेगा नहीं, मोबाइल तो करेगा नहीं, और कर भी गया तो फिर यहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में ऐसा क्या है, बिकॉज वहां पे बेंजीन का अपना करेक्टर है और परफेक्ट एरोमेटिक नेचर को शो कर रहे हैं, हकर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कहां मिलेगा? थर्ड ऑप्शन। अरे क्लियर हो गया सभी को? यस। अगर थर्मोडायनेमिकली बात करते हैं तो कीटो इज ऑलवेज मोर स्टेबल, बट आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर देखने पड़ेंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी सेक्शन आता है, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 57। The reagent that can be used to differentiate formic acid and acetic acid। तो देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस को समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पे दे रखा था CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH, ये आपका एसिडिक ग्रुप है। अगर मैं फॉर्मिक की बात करता हूं तो वहां पे मिलता है C डबल बॉन्ड O देन OH। आपको पता है क्या चीज पहचाननी थी कि भाई इसमें भी ऊपर वाले में एसिड है, ये भी एसिडिक ग्रुप है, बट फॉर्मिक के अंदर ना एल्डिहाइड सेक्शन भी होता है।
आपको ये भी पता होना चाहिए था। तो हमें ऐसे रिएजेंट खोजना था जो एल्डिहाइड और एसिड को डिफरेंशिएट करता हो। समझ में आ गया होगा, बिकॉज दोनों में एसिड तो कॉमन है, तो वो तो आंसर बना ही नहीं सकते ना। आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि जो दोनों को सपोर्ट करता हो। तो चलो हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, पहले बात करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड आपका ऑब्वियसली पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। टॉलिंस रीजेंट को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, टॉलिंस रीजेंट को। तो टॉलिंस रीजेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर के अमोनियम सॉल्ट को यूज करते हैं, NH3 ट्वाइस एन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यही यूज करते हैं इन दी एल्कलाइन मीडियम। तो अगर आपने सपोज मान के चलो फॉर्मिक एसिड के सामने मैं अगर रिएक्शन भी आपको बताऊं, HCOOH, फॉर्मिक एसिड के सामने अगर आपने टॉलिंस रीजेंट को फॉलो किया तो क्या आपका यहाँ से रिएक्शन फीसिबल होगा? एग्जैक्टली फीसिबल होगा, बिकॉज बच्चों जो फॉर्मिक एसिड है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आसानी से बच्चों क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टॉलिंस रीजेंट को। टॉलिंस रीजेंट का मतलब है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे आपका सिल्वर +1 की स्टेट में, इसको बेटा कन्वर्ट करेगा Ag के अंदर, और यही बच्चों क्या करेगा, सिल्वर जो मिरर आपका जो पर्टिकुलर जो आपका कंटेंट रहता है उसको प्रोड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड बिल्कुल बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कंटेन बोथ एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज एसिड ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं एसिटिक एसिड पे। तो एसिटिक एसिड बच्चों इस टेस्ट को शो नहीं कर सकता है। तो ये तो बहुत पॉपुलर है कि अगर एसिटिक एसिड के सामने अगर आप फॉलो करते हो बच्चों टॉलिंस रिएजेंट, तो यहाँ पे होगा नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे तो एल्डिहाइड ग्रुप था ना, तो इसलिए बच्चों वो कन्वर्ट हो गया, उसको रिड्यूस कर दिया Ag+ से आपके जीरो के अंदर, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे सिल्वर का +1 होगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छे से अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, कन्वर्ट किस किस में होगा ये क्वेश्चन है, तो देख लो। जो बेटा एसिड वाला सेक्शन होना वो तो बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ फॉर्मिक वाले, तो CO2 में जाएगा, टू मोल सिल्वर आपके प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स करेगा और अमोनिया भी रिलीज करेगा, यहाँ पे अमोनियम पार्ट है ना ये वाला अमोनिया, तो अमोनिया भी रिलीज करेगा। लेकिन एसिड के साथ टॉलिंस रीजेंट कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसके पास कोई एल्डिहाइड सेक्शन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से? यस, किसी बच्चे को डाउट है? तो टॉलिंस से हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं, बताओ मुझे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो पूछा गया था आपसे। यस, तो टॉलिंस इज द आंसर, खत्म कहानी, बिल्कुल आसान था। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत थी? हिस्ट्रीफिकेशन नहीं, नहीं वो लास्ट वाले में हिस्ट्रीफिकेशन है, वो तो हो ही नहीं सकता है। हिस्ट्रीफिकेशन जो टेस्ट है वो हम किस लिए यूज करते हैं बताओ मुझे? आइडोफॉर्म टेस्ट तो बच्चों पॉपुलर है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। CH3 डबल बॉन्ड होना, आप अल्कोहल ले लो वो भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे भाई CH3 CH2, आपने इस तरीके से यहाँ पे CH3 एक H को मैंने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे OH को लिंक कर दिया, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। तो आइडोफॉर्म के अंदर जो हम NaOH यूज करते हैं ना I2 के साथ, इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस सेकेंड डिग्री अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज, if it will oxidize तो it will convert into the CH3C डबल बॉन्ड O, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अरे भाई सेकेंड अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट करेगा ना, जैसे कीटोन में कन्वर्ट किया इसने, तो अल्फा पोजीशन बच्चों मिल गया आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल आइडोफॉर्म हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइडोफॉर्म का हटा दो, NaCO3 आप हटा दो, ठीक है। लास्ट में आपका जो एस्टिफिकेशन, तो एस्टिफिकेशन बच्चों में यूज एस्टिफिकेशन पर कोई टेस्ट, इट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ट्रीटमेंट, बाय ट्रीटिंग विद देम अल्कोहल, ठीक है। बेसिक मतलब ये है जहां पे आपको फ्रूटी स्मेल मिलती है, ठीक है। फाइनली चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं आपके ऑप्शंस वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बेटर वे चीजें समझ में आए, तो आंसर की आपके पास ऑलरेडी थी। नेक्स्ट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो काफी कुछ आप लोगों ने किया होगा, लेकिन मार्क्स मैंने देखे आप लोगों के बहुत ठीक नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बच्चों गिवन कंपाउंड है, इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा मैकेनिज्म वाला सेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कहीं कोई डाउट है? अच्छा, कितने बच्चों का आंसर सही था जरा ये बताइए मुझे, इस गिवन क्वेश्चंस के अंदर आपका जो सही ऑप्शन था, ठीक है, वो आपका सही ऑप्शन था ये कृपा का C ऑप्शन आया था, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ओके, ये ऑप्शन आएगा। आई होप ये नहीं आना चाहिए, ये गलत आंसर है। देखो मैं आपको इसका थोड़ा ना मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान दो। ये H+ साइन दे रखा है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
H प्लस आयन दे रखा है मतलब पोलर मीडियम है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ जो क्या मैथनॉल, और आपको पता है कि जो मैथनॉल आपको दे रखा है ये एक्चुअली में आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, वो भी बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो सकता, इथाइल सेक्शन बहुत छोटा सा है ना, जो एल्काइल पार्ट है बहुत छोटा सा है, तो बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप तो बहुत बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता ना, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा पहचानने का तरीका SN1 SN2 पे चले जाओ सीधा, तो SN1 को फॉलो करेगा, क्यों, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम एंड वीक न्यूक्लियोफाइल बोथ विल सपोर्ट SN1 मैकेनिज्म, राइट। और सामने अब आ जाओ इधर, तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, ये कीटोनिक, ये आपका यहाँ पे कीटोनिक सेक्शन है, मतलब पूरा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका साइक्लिक ईस्टर है, ये होता है ना साइक्लिक ईस्टर, अगर आपको पता है ऑक्सीजन एंड R पार्ट, दिस इज ईस्टर सेक्शन, तो ये आपका साइक्लिक ईस्टर दे रखा है एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो H प्लस आयन इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये कहाँ पे अटैक करे, तो इसके पास बेटा दो चांस है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है, कहाँ पे अटैक करना चाहिए, कभी भी यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी कार्बोनाइल जो आपको ग्रुप दे रखा है उस कार्बोनाइल ग्रुप पे जाके कभी भी अटैक नहीं करेगा, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर, यस। तो जो 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 आपका लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स जो आपके नॉन कार्बोनाइल वाला है, नॉन कार्बोनाइल वाला कौन सा है, ये वाला, तो H प्लस आयन इसी पे अटैक करेगा, इस पे अटैक क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है, डबल बॉन्ड से अटैच आपको ऑलरेडी है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं, उसकी स्टेबिलिटी परफेक्ट है, हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको कार्बोनाइल वाला ऑप्शन मिलता है या आपको नॉन कार्बोनाइल वाला ऑप्शन मिलता है, तो H प्लस आयन हमेशा कहां अटैक करेगा, नॉन कार्बोनाइल वाले पे, तो ऊपर अटैक नहीं करके यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो देखो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अटैक किया तो इसके पास क्या होगा बेटा, ये तो OH बन जाएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को H प्लस आयन को दिया तो पॉजिटिव आ गया, अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए बेटा पॉजिटिव चार्ज एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अनस्टेबल, तो दैट्स व्हाई सिग्मा विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ये सिग्मा जैसे मूव करेगा बॉन्ड यहाँ से फिनिश, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ तो मतलब यहाँ से आपका ओपन अप हो जाएगा, ओपन अप होने का मतलब लाइक दिस, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पॉजिटिव पहुंच जाएगा और यहाँ पे आपका ये OH, अब ये बात समझ में आ रही है, अब बेटा ये H प्लस आयन का काम हो चुका है, अब आपकी बारी होगी CH3OH की ना, पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, डिसोसिएशन वाला कोई केस नहीं है, अब पूरा मैकेनिज्म समझो, यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर्स, बताओ मुझे कौन अटैक करना चाहिए बेटा, सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या होना चाहिए, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ऊपर से लोन पेयर चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना हो सकता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये लोन पेयर जाके यहाँ अटैक करेगा सीधा पॉजिटिव पे, जैसे वो अटैक करेगा तो ये जाके बेटा वहां पे ज्वाइन होगा, और ज्वाइन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा वो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ CH3 एंड ये पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन लोन पेयर दिया ना मैथनॉल के, और नीचे आपको सेक्शन एज इट इज वही मिलेगा जो OH का। अब क्या होगा बेटा, H और CH3 दोनों में से रिलीज कौन इजीली होगा, H प्लस आयन, वो बाहर चला जाएगा, तो ये जैसे बाहर जाएगा तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अरे यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल इजी, तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, फाइनल कंपाउंड हमारा यहाँ से आपको जब दिख भी रहा होगा यहाँ से कि लास्ट कंपाउंड आपका बन जाए कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O, देन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिलेगा CH3, और इधर बच्चों 1 2 3, देन आपका यहाँ से ओपन हुआ था तो यहाँ पे आपको फाइनली अटैच हो जाएगा OH, ठीक है, चेक करो कार्बन, 1 2 3, यस 1 2 3 परफेक्ट है, ठीक है, और बाकी आपका नीचे OH और ऊपर आपका ही सेक्शन, तो ये वाला आपको कंपाउंड मिलना चाहिए, तो लेट्स चेक कौन सा आंसर मिल रहा है, किसी बच्चे ने थर्ड ऑप्शन भी किया था, बट आई डोंट नो थर्ड ऑप्शन आपने कैसे किया है, थर्ड के आपने चांस ने आपने गलत कर दिया है, जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आया ना तो आपने ये वाला सिग्मा को उड़ा दिया होगा, इस सिग्मा को शिफ्ट किया होगा, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अरे मैकेनिज्म समझ में आया क्या, बताइए बच्चों, क्लियर हुआ, नेक्स्ट, यस गुड, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है 59, 59 तो बच्चों बहुत आसान है, इसमें कुछ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना, हम किससे बना सकते हैं, तो अब ये सारे के सारे रिएक्शंस को प्रोसीड करना था और आपको देखना था कि अच्छा गोडेल्स कहाँ पे मिला, पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप बना लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इस कंपाउंड का, है ना, पहले आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना प्लीज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो CH3 CH2 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ इधर CH3 एंड यहाँ पे CH3, आप चेक कर लो यही कंपाउंड है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल आपको ये मिल रहा है इधर से,
ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल वाला सेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस वन इज बिकॉज टर्शरी का मतलब क्या, जिस कार्बन पे OC लगा हुआ है वो कार्बन आपका थर्ड डिग्री है, पूरे कार्बन का है थर्ड डिग्री, उसी पे एक फ्री बैलेंसी होगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल, राइट। और बाकी बच्चों आपको ये जो आपको मिल ही रहा है तो आपका हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, बाकी इधर आपका इथाइल है और लास्ट में आपका ईथर। अब ये कहां से मिल सकता है, तो आपको हर कोई रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने आई थिंक चेक भी किया होगा, ये पूरा का पूरा आपका जो रिएक्शन है वो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन सबको फॉलो करते हुए आंसर आपको बताना। यस, कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने किया था? यस, इस 59 क्वेश्चन में कितने बच्चों को ऑप्शन डी था? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है, कृपा का था। ओके, गुड बेटा, यस, परफेक्ट। ठीक है, देखो ये आपका ये जो लास्ट ऑप्शन था ये आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका जो इथाइल इथाइल क्लोराइड दे रखा है और बाकी आपका यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल सोडियम अल्कोक्साइड है, उसको आप लिख लो एक बार, CH3 CH3 NCH3 यहाँ होगा, ठीक है। इसके बेटा रिएक्शन थी आपकी इथाइल क्लोराइड की, रिएक्शन परफॉर्म करानी थी आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वही सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता और फाइनली आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनता, सिंपल सा आपका प्रोडक्ट वो स्टेबल हो जाता। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 59 एनसीईआरटी में था, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसका जो सही ऑप्शन था, हाँ किसी ने किया है सही ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन किया कुर्बान है। ओके लेट्स चेक सी ऑप्शन, कितने बच्चों ने सी ऑप्शन किया? एक बच्चे ने किया है सी ऑप्शन, ये यस, मैं बिल्कुल एग्री हूं सी ऑप्शन। मैं डिस्कशन भी कर रहा था दीप्ति के साथ भी, आई डोंट फर्स्ट ऑप्शन ऐसे हो सकता है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट होगा, ठीक है। देखो क्या है, हम जब सिल्वर के साथ बहुत सारी कंपाउंड्स पढ़ते हैं, AgTO के रिएक्शन बहुत सारी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शंस डायरेक्ट दे रखी है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दे रखा है वहां पे। तो देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूं। आप इथाइल आयोडाइड को ले लो यहाँ पे जरा, दिस इज इथाइल आयोडाइड, इसके साथ आपने यहाँ पे यूज किया है ड्राई AgTO। भाई हम मॉइस्चर बेटा यूज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज AgTO ऑलवेज कन्वर्ट इनटू AgOH, ठीक है, उसमें फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा वो, इसे हम ड्राई यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ से आपका क्या होगा वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप AgTO को कैसे, भाई आपका एक सिल्वर यहाँ पे हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से लॉन पेयर्स। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आयोडीन है वो सुपर, वो अच्छा एलजी होता है, लिविंग ग्रुप होता है, तो बच्चों तो बाहर जाना चाहेगा यहाँ से आयोडीन I- के फेज में बाहर जाना चाहिए, गुड एलजी है। तो बच्चों क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तो जो लॉन पे ना दैट विल अटैक एट दैट पोजीशन, ये जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन के साथ यहाँ से आयोडीन बाहर चला गया और उस कार्बन पे आके बच्चों कौन अटैक कर देगा, वो जो आपका AgTO का जो ऑक्सीजन है वो अटैक कर देगा, यहाँ पे आएगा तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, यस। और जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास तो वो तो बेटा आपका अनस्टेबिलिटी करेगा, तो सिल्वर बच्चों फटाक से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वो रिलीज हो जाएगा Ag+ में, Ag+ बने तो स्टेबल, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होते ही बच्चों क्या करेगा कि यहाँ से जो I- निकला था, ये I- यहाँ से Ag+, ये बेटा परफेक्ट बनाएगा AgI, मैंने सॉल्ट हो गया स्टेबल लैटिस एनर्जी के थ्रू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये कंपाउंड आपको बनेगा। अब फिर से बच्चों क्या हुआ, फिर से आपका वही प्रोडक्ट जो होगा जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये कंपाउंड आ चुका है, ऑक्सीजन के पास लॉन पे फिर से जनरेट होंगे, तो फिर से ये जो कंपाउंड बनेगा, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ यहाँ से, ये जो बन जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन देन आपका सिल्वर, इसके पास बच्चों यहाँ पे हो गया आपका C2H5 एंड आयोडीन, तो लिविंग ग्रुप के फेज में फिर से बाहर जाएगा और फिर से रिलीज होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्शली पॉजिटिव लॉन पे फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा तो इसके पास क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव चार्ज, तो सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा Ag+ की फेज में फिर से जाएगा, Ag+ आयन यहाँ से I- यहाँ से तो AgI फिर से बन जाएगा और यहाँ से C2H5 बेटा ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, तो रिजल्टेंट आपका आंसर बनेगा C2H5 ऑक्सीजन एंड आपका C2H5, तो दिस इज डाइथाइल ईथर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा था, थर्ड ऑप्शन। नाउ इट इज क्लियर, जिन बच्चों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61,
61 की बात करते हैं, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। वेरी इजी, कौन सा आंसर किया? सी ऑप्शन कि बी ऑप्शन? बी ऑप्शन आएगा इसका, यस डेफिनेटली बी ऑप्शन इज करेक्ट, HbF4। ठीक है, यही एक है, HbF4 आपका पॉपुलर है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम HbF4 का यूज करते हैं तो वहां से आपका एक BF4 जनरेट करेगा, बेंजीन के साथ आपका N2+ रहेगा और बाकी आपका BF4 वहां जनरेट करेगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होगा आपका फ्लोरोबेंजीन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट आंसर था ये तो भाई। डायरेक्ट आपका फ्लोरिनेशन थोड़ी नहीं करा सकते, एक्सोथर्मिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये भी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, हीटिंग फिनॉल कभी पॉसिबल नहीं है। HF बेटा वीक एसिड है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बच्चों ने किया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, हम किससे कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन किया है बताओ? आप ना एक बार लिख लो यहाँ पे, लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अननोन एग्जांपल लाइक एक्स, यहाँ पे ले लिया मैंने, एक्स मैंने लिया बिस्नल डाइहैलाइड। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेते हैं, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, बाकी आपको जोड़ना जो आप जोड़ लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे, अगर आपको रिएक्शंस पता है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा पता था तो आप आंसर बिल्कुल कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर हम एक्वस केवच फॉलो करते हैं तो बच्चों क्या करेगा बताइए मुझे? दोनों एक्स पार्ट को रिलीज कर देगा, जुड़ जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, ग्लाइकोल जैसा सेक्शन बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एल्कोहलिक केवेच यूज किया तो बच्चों क्या हुआ? एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो एक तरफ से एक्स, यहाँ से आपका हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, राइट, एंटी एलिमिनेशन। तो HX करके बाहर निकल जाएगा, आपको पता है डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जिंक डस्ट का यूज करता हूँ, भाई रिएक्शन तो पता होनी चाहिए ना, जिंक डस्ट यूज करता हूँ तो जडन बच्चों +2 स्टेट में होता है। जिंक डस्ट का मतलब पार्टिकल्स आपके कैटायनिक फेज में होता है, वो जडन +2 में, +2 बच्चों क्या करेगा? दोनों एक्स को लेकर बाहर चला जाएगा, दोनों एक्स को लेकर बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर एक एक्स को लेकर बाहर जाएगा तो आपको यहाँ पे HX आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन दोनों एक्स को लेकर बाहर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आपका बिस्नल और जेमिनल डाइहैलाइड्स को जो डिफरेंशिएट करने वाला आपका जो ऑप्शन है, कौन सा आपका कंपाउंड हो सकता है? एल्कोहलिक हो सकता है KOH, या फिर एक्वस KOH हो सकता है, और या फिर आपका जिंक डस्ट हो सकता है, ऑल ऑफ एबव हो सकता है। तो ऑल ऑफ एबव तो नहीं हो सकता यार, ये तो आपका नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। एल्कोहलिक KOH नहीं होगा, जिंक डस्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, जिंक डस्ट भी नहीं करेगा। एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH को अगर हम यूज करते हैं तो ये आपके रिएक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपको एक बार आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, मैंने अभी आपको बिस्नल का दिया था, अभी जेमिनल के साथ क्या हो सकता है? मान लो ये 2 कार्बन हैं, एक्स पार्ट एंड एक्स पार्ट, मैंने मान के चलो जिंक डस्ट का यूज किया, बताओ जरा क्या होगा? बताओ बच्चों क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं जिंक डस्ट का यूज किया तो फिर से 2 सेम मॉलिक्यूल जनरेट करेगा ना, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल और जनरेट करेगा, दोनों यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि लाइक दिस, यहाँ पे एक्स पार्ट है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे एक्स है। एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पे था। अगर मैं यहाँ पे जिंक डस्ट का यूज करूंगा तो आंसर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे R2, ये R1 और यहाँ पे देख लो हो जाएगा। बाकी आप एल्कोहलिक KOH को वहां से आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका एक्वस KOH। तो एक्वस KOH के जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो एक्वस KOH जितने बच्चों ने किया वो सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो, ये तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इजी थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग octahedral complex does not show geometrical isomerism action by other monodated ligands? ठीक है, तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा, एक तो फेस और मर आइसोमर्स, वो पहले ही ऑप्शन दे रखा है। देखो फेस और मर वाला जब हम बात करते हैं ना इस तरीके से AB3C3, हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहां पे हम फोकस करते हैं ना कि इसके साथ बच्चों यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, तो 3 लिगेंड्स यहाँ पे, 3 यहाँ, दोनों ही बच्चों मोनोडेंटेड है। तो अगर आप इनका बनाते हो स्ट्रक्चर तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 6, आप निकाल पाओगे इस तरीके से। अगर आपके दोनों मोनोडेंटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अरेंज करोगे यहाँ पे तो सीन कुछ ऐसा होता है। अगर सेंट्रल एलिमेंट लाइक ए यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेंट्रल एलिमेंट मान के चलो बच्चों M यहाँ पे है, तो जो 4 लिगेंड्स होंगे ना, 4 लिगेंड्स,
वो एक ही प्लेन में, समझने वाली बात होती है। तो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सपोज आपका ए है, यहाँ पे ए है और ये ए है, बाकी आपके सॉरी यहाँ पे बी बोला गया है, मैं बी लिख लेता हूँ, ठीक है, बी, यहाँ पे आपके बी, तो ये बी है, यहाँ से बी है, इधर बी है, और इसके बाद बाकी जो आपके सी बचे हुए हैं, तो एक एन दो एन तीन, ये बाकी सी आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो देखो सीन कुछ ऐसा होता है कि इसमें से आपके ये वाले जो लिगेंड, ये जो आपके, इनको हम बोलते हैं कि ये सारे के सारे मेटल के, जो मेटल जिस प्लेन में रखा है उसी प्लेन में आपके इधर वाले भी बी रखे, इधर वाले भी सी रखे। जो ये वाला सी है इसको बोलते हैं प्लेन के ऊपर है, और जो बी बनते हैं वो प्लेन के नीचे है। कंपेयर आराम से कर पाते हैं बिकॉज 2D फेज को 3D फेज में समझना होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो ऐसे आपको समझना है। बाइटेटेड वाला केस थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं अमाउंट इंटेड वाले केस की, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपके इधर वाले ये दोनों बी और इधर वाले ये दोनों सी इस मेटल के साथ एक ही प्लेन में रखे होंगे, टेबल के ऊपर। ये जो सी होगा ये टेबल के ऊपर होगा, ये जो बी होगा वो टेबल के नीचे होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आपने फेस और मर वाला स्पेशल केस पढ़ा होगा, तो उसमें आप ये पढ़ते हैं ना, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये कुछ ऐसा कनेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड फेस, दिस इज कॉल्ड फेस आइसोमर। और अगर आपको मर आइसोमर बनाना है तो फिर आपको पोजीशन बदलनी पड़ेगी। और पोजीशन बच्चों कैसे बदलते हैं, आप एक्स जो आपका यहाँ पे जो बी दे रखा है वो बी के साथ सी की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दो, तो फिर आपका यहाँ से मर आइसोमर बन जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहला तो बच्चों शो करेगा अनडाउटली, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब 90 से 180 चला जाएगा, ठीक है, या 90 रहना चाहिए, पोजीशन चेंज करो 90 से 19 रहना चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए, उसका बॉन्ड एंगल बदलना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया था फेस वाले में, चेंज को, तो जैसे मैं उसको चेंज किया तो वहां पे बॉन्ड एंगल बदल जाएगा उनका। तो बॉन्ड एंगल बदलेगा तो मतलब आइसोमर्स में लगा जो मेट्रिकल, तो पहला तो नहीं हो सकता। सेकेंड वाला ऑप्शन चेक करो, m/4 ए आपका बाई 2, कैसे बना है, एक्स कुछ इस तरीके बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई पोजीशन ले लो, सबसे पहले क्लोज बनाने करो तो बेटर रहता है x4, बाकी आपके बाई 2 बाई यहाँ पर और एक बाई यहाँ पर, इस तरीके से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ध्यान ऐसा है कि ये मान के चलो आपके चारों प्लेन में है, एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ये x ऊपर है, ये वाला x नीचे है, ठीक। पोजीशन आपको चेंज करके देखनी है, इस एक्स की पोजीशन चेंज करके देखनी है, इस बाई की भी पोजीशन चेंज करके देखनी है, इस बाई की पोजीशन चेंज करके देखनी है। तो पोजीशन चेंज करके देखो तो 600 ट्रांस आपको मिलना चाहिए, बेसिक मतलब यही है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो बनाया था स्ट्रक्चर वो m, इधर बाई लिया, यहाँ पे x x x एंड बाई, ठीक है। कि अगर आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको ये ट्रांस मिल रहा है कि सिस मिल रहा है, ये आपका यहाँ से सिस के ट्रांस है। देखो बाई के साथ बाई, ये वाला बाई तो ऊपर होगा, जरा इमेजिन करो, ये बाई ऊपर होगा, ये वाला बाई आपका नीचे होगा, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बाई ऊपर की तरफ, और ये चारों आपके जो है वो प्लेन के ऊपर रखे हैं। ये वाला आपका ये जो नीचे वाला एक्स है वो नीचे है, तो इस वाले बाई के साथ इस वाले बाई का रिलेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अगर मैं इस बाई को उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, इस एक्स को निकाल के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, अब समझ में आ होगा, एक बाई ऊपर एक बाई नीचे, तो पहले बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री, अब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है, हो गया आंसर, बिल्कुल। तो यहाँ से एक आइसोमर, आपके दो आइसोमर जनरेट हो जाएंगे सिस और ट्रांस, बिकॉज बॉन्ड एंगल आपका चेंज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन चेक करके देखने हैं। तीसरा है आपका थर्ड भाई आप दे रखा है, ठीक है, तो इसको आपको ड्रॉ करके देखना है। तो यहाँ पे आपका ये बैटल हो गया, यहाँ पे x x x x, एक बाई, बाकी आपका ये x, ठीक है। सिंपल तरीके से बना लो आप पोजीशन चेंज करके देखो बार बार। ये चारों का चारों एक ही प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है अप, ये प्लेन आपके नीचे है डाउन, आप चेक करके देखो। एक दूसरे चेक करते हैं, तो बाई तो दूसरा यहाँ पे है ही नहीं। आप बाकी x को कितना भी घुमा के, x एक x नीचे है ना, उस x को आप किधर भी लेके जाओगे तो x के सारे सेम है, तो यहाँ पे कोई भी नया
कंपाउंड जनरेट नहीं हो सकता, मतलब बॉन्डिंग नहीं होगा। बॉन्डिंग मतलब इस एक्स का इस एक्स के साथ बॉन्डिंग कितना होगा 90। भाई नीचे एक्स दिख रहा है ना, एक्स का वो 90 डिग्री, सबके साथ 90 डिग्री शो करेगा। अब कितना भी बदल दो 90 बॉन्डिंग बदलने वाला नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉन्डिंग नहीं बदलने वाला, तो यही आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा, वो जो मेटल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये भी करेगा। क्लियर हुआ? 3D फेज आपको मैंने एक्सप्लेन करी, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स अबाउट COCN6 - ट्रू। बताओ बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसका सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर पहले, तो इसमें आपका -1 होता है, 6 × -1 दैट इज इक्वल टू -3। ये -6 हो जाएगा, फिर -3 मिलेगा, वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे कोड जो होगा वो +3 में होगा। चेक द कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा यहाँ पे आर्गन आता है इनर्ट गैस, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए आर्गन। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3D6, चेक करके 3D6। अब 3D6 के बच्चों फिलिंग करो, 3D तो 1 3 4 2 3 4 5 बना आपका 6। तो फिर आपको पता है कि सिग्नेचर फील्ड लिगेंड तो सी का फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो करेगा समझ में आ रही है। और जब बच्चों पेयरिंग करेगा तो यहाँ स्प्लिटिंग हो जाएगी। जब स्प्लिटिंग होती है ना, ऊपर बच्चों कौन सा होता है इजी, नीचे क्या मिलेगा T2G, क्या मिलता है T2G। और T2G के अंदर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, इसमें तो हो ही नहीं सकता बच्चे। इफ इट इज पैरामैग्नेटिक तो आपको has no unpaired electrons and will be in low spin configuration and 4 unpaired बिल्कुल नहीं, has 4 unpaired electrons and high spin। बेटा इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो स्पिन किस बात, तो ये गलत, फोर्थ भी गलत। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 65। इट इज वेरी इजी, एसआईटी क्वेश्चन देखो, एटॉमिक साइज पे क्वेश्चन पूछा गया था, इससे अधिक इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। लेंथ ऑन कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज ऑफ जर्कोनियम हॉफनी इज ऑलमोस्ट जब लेंथ ऑन कॉन्ट्रैक्शन, और ये तो पता होगा ना सभी को, एटॉमिक साइज जर्कोनियम और हॉफनियम का ऑलमोस्ट सेम होता है। आंसर बेटा सीधा है लेंथ ऑन कॉन्ट्रैक्शन। कंफ्यूजन तो सेम नहीं हो सकता। जैसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन सेम पेनल्टीमेट नहीं, भाई डिफरेंट ग्रुप के है ना, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं, बट पीरियड्स आपके डिफरेंट हैं, तो फिर क्या हो सकता है? साइज आपका सेम, एक आपका कौन सा है, एक आपका सिंपल सा बात करते हैं, आपका 4F सीरीज 5F सीरीज जो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके डिफरेंट पीरियड्स के हैं, ग्रुप तो आपका सेम हो सकता है, लेकिन इसका हॉफनियम का साइज मतलब जो है ना वो इक्वल क्यों हो गया, उसके सीधा आंसर तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वो आपका 4F जो 4F ऑर्बिटल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, साइज आपका उसका बराबर हो अप्रोक्सीमेट। तो आंसर था क्वेश्चन नंबर 66। बताओ कौन सा आंसर होगा? ए हाइट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट बाय एक्टिनोइड एज कंपेयर टू, हाइट लगा यहाँ पे हाई होना चाहिए था, ठीक है, ये मैक्सिमम बिकॉज ऑफ, क्यों शो करते हैं एक्टिनोइड एज कम टू एंथ्राइड। यस, क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन किया है। यस, बिकॉज मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनोइड, ये होना चाहिए। चेक करके देखो फिर से, ये ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन जिस भी बच्चे ने किया वो सही किया है, फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। लोअर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F and 60 ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये आपका आंसर सही बैठेगा, बिकॉज यहाँ पे आप एनर्जी भी निकाल सकते हो N+L रूल से, N+L रूल लगाओ, वहां से आपको 5F और 60 की एनर्जी भी डिफाइन की जाएगी, ठीक है। फिर 4F और 5D की एनर्जी भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें आपको इतना ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं जरा। 67 कौन सा आंसर किया है? सी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया है?
सी ऑप्शन, दिस सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 का सी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। क्या HCF6 पानी के साथ रिएक्शन करता है बेटा, वाटर के साथ? उसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस प्रिपेयर्ड वाज XePtF6। आई होप इट इज करेक्ट, बिकॉज सबसे पहले बेटा आए थे वर्थेलेट, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम अगर आपने पढ़ा होगा NEIL, ठीक है, नेल, VARTLETT। 1962 के अंदर, 1962 के अंदर ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने आपकी नोबल गैस, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, जिसने बेटा रिएक्शन जो कराई थी वो PtF6 के साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज हिस्ट्री करी थी। और जो रिएक्शंस है वो आपकी जो कंपाउंड आपका जीनोन हेक्साफ्लोराइड और प्लेटिनेट, मतलब बेसिकली प्लेटिन में रिएक्शंस कराई थी। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, अगर आपने नोबल गैस के बारे में अगर आपने स्टडी करी है तो उसके स्टार्टिंग में ही दे रखा है इनके बारे में। तो पहला जो ए ऑप्शन है इट इज करेक्ट, एक्चुअली मैं उससे पूछा इनकरेक्ट, तो पहला तो सही है। सेकंड है हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट। बेटा क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज क्लेथरेट कंपाउंड? बेटा जो भी आपके मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ना, जो भी आपके मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, जब प्रेजेंट होता है ना सॉलिड के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं उनको, तो डिफरेंट आपके वर्ड्स मिलते हैं, क्यूबिक वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड आपकी ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, क्यूबिक वॉइड, यस, ये सारे वॉइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जब कोई भी कंपाउंड होता है, जो मेटेलिक कंपाउंड है बेटा उनके बीच में होता है, वॉइड में जाके बच्चों क्या होता है, ये जो आपके छोटे छोटे साइज के, मतलब समथिंग 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम का साइज लगभग मान के चला जाता है अप्रोक्स साइज जो आपको वॉइड मिलती है। 4 जो एंगस्ट्रॉम का साइज है उसमें जाके बच्चों छोटे छोटे जो आपके हीलियम नियॉन है बहुत स्मॉल साइज का, जाके उसमें फिट हो जाते हैं, तो फिर इसको बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड क्लेथरेट कंपाउंड। समझ में आ गया व्हाट इज क्लेथरेट कंपाउंड? तो ये बिल्कुल लिखा है इसमें, हीलियम नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट, क्या फॉर्म करेंगे? यस, स्मॉल साइज, यस, हीलियम नियॉन जाके बच्चों शिफ्ट तो होंगे बट बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्मॉल साइज के होते हैं तो ये वहां से एस्केप कर सकते हैं, और एस्केप करने की वजह से क्लेथरेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका सही है, हीलियम नियॉन नहीं करेगा, लेकिन इसके जो नीचे वाले हैं वो आपके क्लेथरेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो बिगर साइज के आपके नोबल गैसेस रहेंगे। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, बहुत स्मॉल साइज का है। नेक्स्ट आपका XeF6 डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो रिएक्शन वाटर से कर सकता है क्या? बिल्कुल करता है। XeF6 व्हेन रिएक्शन विद वाटर, ये आपके जो हैलाइड्स है ना, इन पे क्वेश्चन आता है बेटा कि जीरोन के जितने हैलाइड्स हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हम लोग फ्लोरीन को ऐड करते हैं ना जीरोन के साथ, उनको प्लीज ध्यान रखना। तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे 3 मोल्स यूज करते हैं, तो यहाँ से बनता है XeO3 प्लस आपको बनता है 6 मोल ऑफ HF, ये बनता है प्रोडक्ट। रिएक्शन तो करता है बेटा, ओके। उसने बोला है डू नॉट रिएक्ट, और लास्ट उसने ऑप्शन बोला है कि XeF2 रिएक्ट विद PF5 टू एडक्ट। नो, वो एडिट फॉर्म में करेगा क्या? लेट्स चेक, देखते हैं इसकी रिएक्शंस क्या होगी। तो बच्चों XeF2 के साथ अगर मैं PF5 को यूज करूंगा तो यहाँ से बच्चों बनता है आपका XeF, बिकॉज आपको पता है जीरो के पास बच्चों यहाँ पे लॉजिक होंगे, यहाँ पे PF5 है, तो PF5 बच्चों फ्लोरीन को एक्सचेंज करके PF6 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा XeF, और जो फ्लोरीन को होगा उसके पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इट विल एक्ट एज प्रोटॉन, आप इट विल एक्ट एज कैटायन, और यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या? PF6, ठीक है, PF6 इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो दिस इज एडक्ट, बिल्कुल बनता है, ठीक है, एडक्ट आपका बनेगा। और फ्लोराइड है बेटा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका यहाँ आयनिक परसेंटेज जो डिफाइन करेगा, आयनिक परसेंटेज डिफाइन करेगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा। तो इसमें आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो कौन सा था? सी ऑप्शन। तो कितने बच्चों का सी ऑप्शन था? मैंने आपके सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रोमीन यहाँ पे है वॉइल्स 50 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज आयोडीन मोनोक्लोराइड, मोलर मास 162, वॉइल्स एट। इसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था, या थ्योरी वाला सेक्शन है। कितने बच्चों ने किया है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया? इसका बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ब्रोमीन एज एक्चुअली नॉन पोलर, बट Br2 के साथ Br2 होगा, Br2 के साथ Br2
बट Br2 के साथ क्या होगा, बट Br2 के बीच में कौन सा होता है, वॉन डेर वाल होता है। ठीक है, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उसी के बेस पे इसको सॉल्व करना था कि अगर जहां बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा, आईसीएल में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है आईसीएल के अंदर, तो वहां पे आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, वहां पे डाइपोल क्रिएट होता है। तो डाइपोल क्रिएट होने की वजह से बच्चों वहां पे क्या होगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑब्वियसली अधिक होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास तो बच्चों सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अरे बच्चों बात समझ में आ रही है कि ब्रोमीन का मोलर मास ये है, बॉइलिंग पॉइंट 50 है, तो इसका आपका 92 क्यों हुआ? बिकॉज रीजन इज वेरी इजी। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यार, सिर्फ आपको नेचर पता होना चाहिए कंपाउंड का, आंसर टिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इज सोन बिलो रोस्टेड गोल्ड। यार प्योरिफिकेशन ऑफ जब बात करते हैं मेटल के अंदर, तो ये क्वेश्चन आता है, वो बहुत आसान सा होता है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए डायरेक्ट रिएक्शन से एनसीईआरटी का? बताओ, गोल्ड के साथ अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, ए ऑप्शन किया है, यस ऑप्शन करेक्ट। कितने बच्चों ने ये ऑप्शन किया है? यस, ये ऑप्शन सिर्फ एक बच्चे ने किया है, ये ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, कृपा का है बिल्कुल। मैं आपकी बात कर रहा हूँ बेटा, यस ये ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। आपको सिंपल सा एनसीईआरटी स्टेटमेंट एक बार देखना पड़ेगा। रिएक्शंस बच्चों है कि जो आपका एक्चुअली जब हम थोड़ा सा प्योरिफिकेशन की बात मैं कर देता हूँ, आपको शायद रिवाइज कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो गोल्ड है रोस्टिंग करते हैं, उसका बन जाता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं प्योर गोल्ड का। रोस्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो फिर उसके बाद आपका गोल्ड को प्योर गोल्ड में निकालना पड़ता है, वहां पे फॉलो करते हैं कौन सा प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड पॉपुलर है, जो आपके काफी कॉस्टली होते हैं, आपके अनरिएक्टिव जो कंपाउंड होते हैं उनके हम लोग साइनाइड लीचिंग प्रोसेस का फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसमें साइनाइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, साइनाइड आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लीचिंग बच्चों आपका जो प्रोसेस है, वहां से आपका जब परफॉर्म होगा तो आपका तो यही बनेगा जो आप पे लिखा हुआ है फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा साइनाइड यूज करते हैं, तो आपका ये जो जिंक वाला सेक्शन है वो आपका ये फॉर्म कर लेगा, जिंक का भी यूज करेंगे ना। क्लियर है? हाँ, सैंड को रिप्लेस करना है तो जिंक का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका जो सिंपल सा आंसर है आपका ये होगा, पूरा मैकेनिज्म आप देख लेना, लास्ट में गोल्ड आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द टेम्परेचर एव इज वेरी इजी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? मतलब इसका कौन सा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्राफ्ट टेम्परेचर। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस ऑन क्राफ्ट टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। क्राफ्ट टेम्परेचर इज बेसिकली द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, above which the formation of missiles take place. This is called क्राफ्ट टेम्परेचर। जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया क्राफ्ट, उनका नाम था फ्रेंड्रिच ग्राफ, आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रेंड्रिच ग्राफ, क्राफ्ट करके उनका नाम था, उनके नाम रखा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच या above which the vapors of a substance cannot be liquefied। ठीक है, कोई भी लिक्विड है उसकी जो उसकी वेपर्स है वो लिक्विफाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उसको अपन लोग वहां पे हम फ्रीजर भी यूज करते हैं। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। बाकी आपका क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता है। ठीक है, उसको हम टीसी से करते हैं रिप्रेजेंट बहुत बार। ठीक है, इसका सही आंसर था क्राफ्ट टेम्परेचर। आई होप आपको ये टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं बच्चों। द रेट कांस्टेंट फॉर द टू पैरेलल रिएक्शंस वर फाउंड टू बी। ठीक है, आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखा है एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनर्जी, जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है। बेटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने ना पैरेलल रिएक्शन का नाम सुनते ही घबरा गए होंगे, है ना। तो बेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ कितने बच्चों ने इसका ऑप्शन बी ऑप्शन किया है। 20 जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो अपन सॉल्व कैसे करते हैं यार, आपको ओवरऑल एनर्जी के बारे में, तो वो क्या होगी? रेट कांस्टेंट K1 इंटू E1। पूरे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए। इस पे मैं लेक्चर भी बहुत बार बच्चों को डिस्कस हमेशा करता हूँ, फोकस भी करता हूँ। प्लीज बच्चों फॉर्मूले को याद रखो, काम बन जाता है। और वैसे भी नीट में
रेट कांस्टेंट K2 इंटू E2, ठीक है, एनर्जी लास्ट में आपको यहाँ पे K1 प्लस K2, बस सीधी यार वैल्यू पुट करनी थी। K1 K2 क्या रेट कांस्टेंट है, E1 E2 की एक्टिवेशन एनर्जीज है, टू पैरेलल रिएक्शंस की, सीधा फॉलो कर लो, ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा फॉलो करिए उसको। वैल्यूज आपको दे रखे हैं, प्लीज बेटा वैल्यूज पुट करो, और प्लीज कीप इन माइंड कि आंसर आपका क्लोज रूल पर मोल में आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि K1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻², डेसीमीटर क्यूब, ये दे रखा है ना। सेकेंड आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻²। इनको प्लीज आप यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर आपका निकल को वही आएगा 67.5। फॉर्मूला यूज करना था, सामने सारी वैल्यूज आपको दे ही रखी है, यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। यस, किसी का आया था सेकंड ऑप्शन? यस, किसी बच्चे का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, फॉर ए रिएक्शंस ऑफ इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है? So that time taken for the corresponding of 50%, reactions is twice of 1/2, plot of reciprocal of concentration of reactant against I gives a straight line, ठीक है, degree of dissociation is equal to, कहीं ना कहीं इनिस इक्वेशन जा रही है, ए प्लॉट ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, और एज वेल एज आपको जो रिलेशंस हैं इनिस इक्वेशन के वो पता होना चाहिए। तो एज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं, ई नॉट, यहाँ पे आपका क्या होगा ई, और उसकी पावर होगी बच्चों -k/t। हम फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, अगर आपको उसका इंटीग्रल फॉर्म, अगर आपको ड्राइव नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए वैसे तो ये, ठीक है, a इक्वल टू E0 e की पावर -k/t, ये पता होना चाहिए। जहां पे अपन जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो a क्या है बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी वैल्यू आपकी a-x हो जाएगी। a आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू a रहेगी, ये लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो x अपन फॉलो करेंगे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, DOD होगा, ठीक है। आप इन वैल्यूज को पुट करो और इरेंज करो, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू निकल के आएगा a ब्रैकेट में 1 - e की पावर -k/t, ठीक है, ये निकल के आएगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर, अगर आप DOD की बात करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू, भाई x पार्ट तो बाहर निकलता है ना, लिखते हैं ना अपन लोग कि भाई a से b का फॉर्मेशन हुआ, t इक्वल टू 0 पे ये a होगा, ये 0 होगा, t इक्वल टू t टाइम बाद आफ्टर ये a-x होगा, ये x होगा, तो x ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, तो वो निकल के यहाँ से आ जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सिंपल आपको फिर y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना था और सिंपल इसको सॉल्व करना था, स्लोप आपको दिख जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा आंसर किया बच्चों आप लोगों ने? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो करेक्ट पूछा गया है, अभी निकाला मैंने, ठीक है, यस। तो बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेड स्टोरेज बैटरीज रिचार्ज, अगर लेड स्टोरेज बैटरी बच्चा रिचार्ज करते हैं, ठीक है, देखो रिचार्ज का मतलब पता है क्या है, चार्जिंग करना, डिस्चार्ज नहीं, रिचार्ज कर रहे हैं। तो रिचार्ज करने पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सिंपल सा आंसर था। लेड स्टोरेज बैटरी है ना, तो उसकी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, डिस्चार्जिंग की पता होना चाहिए, चार्ज की भी पता होना चाहिए। रिचार्ज होती है ना, इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करेगी, जब डिस्चार्ज एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, और जब वो चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये प्रोसेस होता है ना, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो जब वो रिचार्ज हो रही होगी, चार्जिंग हो रही होगी, चार्जिंग होने के टाइम आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, आपका बिल्कुल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग फॉलो करते हैं। अरे क्लियर है? रिएक्शंस आपकी क्या होती है, मैं बात कर रहा हूँ डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग में जो PbO2 होता है, ये सॉलिड होता है, जो प्लेट लगी होती है PbO2 और Pb की होती है, ठीक है, PbO2 सॉलिड होता है, प्लस यहाँ से आपका H2SO4 SO4 - 2 ये एक्वस होता है, क्या बनाएगा भाई, H2 मीडियम भी रहेगा, वही H प्लस आयन, वो H प्लस आयन आप ले लेना यहाँ पे, और यहाँ से आपका बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेगा डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ये कन्वर्ट होता है आपका PbSO4 सॉलिड के अंदर, प्लस रिलीज करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ ये रिएक्शंस आती है, एनोड कैथोड का रिएक्शन उल्टा हो जाता है, जो चार्जिंग में आपका एनोड कैथोड होता है ना, डिस्चार्जिंग के टाइम पे उल्टा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 73 तक क्लियर हो गया, एक सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, फटाफट से आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 74,
74 का सी ऑप्शन किया आपने। ओके, ग्रुप बन गया 10.5। यस इट इज करेक्ट। यार देखो इसमें सीधा क्वेश्चन क्या था, आपको सीधा फॉलो करना था नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसी को बता कॉपर प्लस 2 प्लस H2, यहाँ से आपका कॉपर देन आपका 2H प्लस आयन, पहले EMF निकालना था, ई नॉट शेल निकाल लेते आप लोग, नेक्स्ट इक्वेशन तो बाद में फॉलो करें, ई नॉट शेल निकाल लो, आसान तरीका बताया था। जो बड़ी वैल्यू बुक कैथोड होती है, छोटी वैल्यू एनोड, और ई नॉट शेल निकालते समय फॉलो करना होता है बेटा कि दोनों ही जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल होने चाहिए। अगर कोई ऑक्सीडेशन है तो साइन के हिसाब से चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन देन आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा था, इनोड करो मैंने इनोड एनोड, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनोड सेल निकल के आ जाएगा, आप निकाल पाओगे यहाँ से। ये देखो वैल्यूज दे भी रखी है ना, तो आप जरा फटाफट से निकालो, बड़ी वैल्यू कौन सी है, H प्लस या H2। H यहाँ पे प्लस वन है, प्लस वन से क्या जा रहा है बेटा, जीरो, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। ये क्या है, प्लस 2 से 0, ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी वैल्यू कैथोड होती है, मतलब 0.43, 0.43 माइनस कर दो 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो आपका 0.43 तो आपका निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल। बाकी नेक्स्ट इक्वेशन पता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.056, 0.059 लिख लो, 0.06 लिख लो, डिवाइड बाई एन, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, लॉग कॉन्सेंट्रेशन में जो आपका एक रिएक्शन लिख लेना आपको, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, बस आंसर एक्स्ट्रा दे रखी है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, आंसर बना लो। बस गैस जो देती है ना H2 गैस, उसका प्रेशर लेना पड़ेगा, बट वही इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में आ रहा है, अरे प्रेशर ऑफ H2 नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो कितना लेना है, 1, और दे रखा है तो 1 ATM दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा सीधा आंसर। और आपको H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, वही नहीं दे रखा है, तो H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो लॉग एंटी लॉग थोड़ा पता होना चाहिए, और pH इक्वल टू माइनस होगा H प्लस आयन होता है, H प्लस की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए 10.5। क्वेश्चन नंबर 75, अच्छा क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन आपको दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस, और मोल फ्रैक्शन, बेटा डायरेक्ट फार्मूला भी इस क्वेश्चन का, एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो डेल्टा टीवी की बात करते हैं, ये डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम मोल एलटी होता है, ठीक है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग। टेम्परेचर तो देखो केबी दे रखा है, केबी की वैल्यू 0.52 है, और एज वेल एज आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आपको दे रखा है कितना, 0.52, क्रॉस करोगे तो मोलिटी आपकी बन आ जाएगी, मोलिटी बन आ जाएगी ना, 1 मोल पर केजी, इसका मतलब 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, उसका मतलब ये होगा, ठीक है। वहां से अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स निकल के आ जाएंगे, मोल्स में तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वाटर के, सॉल्वेंट के, यूरिया के, क्लास में यूरिया के बारे में पूछा गया, बस आंसर निकल जाएगा। इसका सही आंसर बेटा कौन सा किया आप लोगों ने, सेकंड ऑप्शन। यार सीधा सा मोलिटी निकलना था, मोलिटी से पता चलता है आपको, वहां से मोल फ्रैक्शन की बात पता चल जाएगी, वहां से आपको इसका वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, 76 कौन सा आंसर किया, 76 का, यस 76 आसान था, डिसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चन था ये। ax by जो है ना वो एक्वस मीडियम के साथ है, अपन से बेटा डिसोसिएशन करेंगे तो कैसे लिखते हैं, जरा देखो a के बच्चों कितने एटम्स है, x, तो क्या होगा x इंटू a के ऊपर बाई प्लस चार्ज, अरे ऐसे लिखा जाएगा ना, ये तो लिखना सीखा होगा ना, प्लस नेक्स्ट बच्चों हम बाई करते हैं, b बाई को कह सकते हैं, तो बाई b के बेटा कितने एटम्स है बाई, तो बाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और b के ऊपर चार्ज कितना होगा नेगेटिव, बिकॉज़ ये कैटायन बन चुका तो एनायन होगा -x, तो एट t इक्वल टू 0 बच्चों ये कितना होगा 1, t2 इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट 1 होगा, ये दोनों 0 0 होंगे, कैटायन, और t इक्वल टू t आफ्टर t टाइम बाद ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना होगा x इंटू अल्फा, भाई x कोफिशिएंट है ना तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये कितना होगा भाई इंटू अल्फा, कितना सिंपल क्वेश्चन था, अरे समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस बाई अल्फा, सबको ऐड कर दो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना आता है, यस बॉन्ड ऑफ फैक्टर, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू है ना, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं वो ऊपर आती हैं, और डिवाइड करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, कोई डिवाइड करते हैं ना, i इक्वल टू फाइनल मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपको जो मोल्स निकलेंगे वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा ना, तो ये वैल्यूज क्या होंगी आपके ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये, जरा आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस में आपका x अल्फा प्लस में बाई अल्फा डिवाइड बाई 1, भाई स्टार्टिंग कितना था 1 था ना, 1, यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले लेना, और उसके बाद ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे i को रिप्रेजेंट करेगी, i इक्वल टू ये, और अल्फा आपको पूछा गया राइट क्वेश्चन में, अल्फा इज गिवन एज, तो अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेना,
और बाकी आप आई के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आई माइनस 1 करके समथिंग ए ऑप्शन आना चाहिए। समझ में आया बेटा? ए ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe3O4, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? Fe3O4 इज फेरी मैग्नेटिक एट द रूम टेम्परेचर बट एट टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरी मैग्नेटिक कन्वर्ट किस में होगा? देखो ये फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? फेरी मैग्नेटिक, डी ऑप्शन किया किसी ने बच्चे ने, यस डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है, पैरामैग्नेटिक। ये से जो आपके फेरी मैग्नेटिक से कन्वर्ट आपका हो जाएगा आपके पैरामैग्नेटिक के अंदर, ठीक है। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो अपोज एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है, क्रॉस करता है, अपोजिट होता है, ठीक है, अनइक्वल, और इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करता है? अट्रैक्ट भी करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका Fe3O4 की बात करते हैं, तो ये आपका कैसा है? फेरी मैग्नेटिक। एग्जांपल इसका क्या है? Fe3O4 बताया एनसीईआरटी फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड, इसमें अनइक्वल, जिसमें आपके नंबर ऑफ एंटी होते हैं अनइक्वल नंबर्स में, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा ऐसा आपको मिल सकता है, ये पेयरिंग के साथ भी मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। ऐसे स्पिन्स होते हैं, अनइक्वल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। बाकी से हीटअप करते हैं तो हीटिंग करने पे जो अरेंजमेंट होता है एटम्स, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं, वो सब आपके पेयर्ड हो जाते हैं, और पेयर्ड होने के बाद का मतलब है आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा कि डायमैग्नेटिक। सारे सारे पेयर्ड नहीं होंगे, इतना आप अगर इतना हीट दे रहे हो तो वो सारे पेयर्ड नहीं होंगे, कुछ तो स्पिन उसमें ऐसे होंगे जो रैंडमाइज्ड आपके प्रेजेंट रहेंगे, तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक में रहेगा, ठीक है। यस, आंसर होगा इसका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, ये तो आसान था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर। अरे NaCl तो आसान है, इसमें Cl कहाँ पे होता है? CCP पे होता है। CCP का मतलब होता है Cl माइनस, कॉर्नर प्लस स्पेस सेंटर पे होता है, ठीक है। और ये होता है आपके आई थिंक ऑल OB पे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड पे Na प्लस होता है ना, ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉइड। ऑक्टाहेड्रल बॉइड का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल बॉइड का मतलब A सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। ए सेंटर कितने होते हैं? 12, बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। ये होती है पोजीशंस, अगर आपको पता चल रहा हो, क्लियर है। तभी इसका निकल के आता है ना, ये 13 हो जाता है, यहाँ से 14 निकल के आता है। भाई कॉर्नर्स पे कितने एटम होते हैं? 8। बेस सेंटर पे कितने होते हैं? 6। 6 प्लस 8 कितना? 14। तो 14 Cl माइनस के साथ 13 सोडियम प्लस होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। सोडियम प्लस कहाँ पर? और OB का मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल बॉइड बच्चों क्यूब में कहाँ पे होता है? बॉडी के सेंटर पे होता है, और सारे के सारे ए सेंटर्स पे होता है। टीबी कहाँ पे? टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ पे होता है? टीबी होता है, टीबी इधर, एक टीबी इधर, मतलब बॉडी डायगोनल्स पे होते हैं, एक बॉडी डायगोनल्स पे 2 टीबी होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स तो 8 टीबी होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ आंसर कौन सा? यस, Cl माइनस डॉट BCC CCP होता है। सोडियम प्लस एन ऑक्यूपाइड ए सेंटर, सोडियम प्लस कहाँ पे होता है? ए सेंटर पे होता है, ठीक है, और बॉडी सेंटर पे भी होता है। ओनली लिखा है उसने, ओनली, तो ये तो नहीं हो सकता, ओनली की बात ही नहीं है, ठीक है। Cl माइनस आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, Cl माइनस कॉर्नर्स पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सोडियम प्लस आयन प्रेजेंट बॉडी सेंटर। सो एक सेकंड, यस ये तो यार हो सकता है ना, सी ऑप्शन बन सकता है इसका। 1 सेकंड, मैं क्या पूछा गया है? करेक्ट ऐसे पूछा गया, Cl माइनस आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है, हो सकता है CCP में, एंड सोडियम प्लस आयंस आर प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर। तो सोडियम प्लस तो बॉडी सेंटर पे भी होता है, मतलब सोडियम प्लस जो है वो तो ऑक्टेट बॉइड पे है ना, बॉडी सेंटर प्लस ए सेंटर। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है, सिंगल चॉइस करना। लास्ट ऑप्शन है Cl माइनस आर पैक्ड फॉलोइंग ABC भाई टोटल जो NaCl है ना, NaCl का जो लैटिस है वो FCC मानता है, FCC पे सेंटर्ड क्यूबिक है CCP। तो इसमें उसने पूछा है कि जो FCC का जो अरेंजमेंट होता है लेयर्स का, वो ABC टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, FCC का तो ठीक है, ABC टाइप, ये तो आपका क्लियर है। लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो हो सकता था, लेकिन थर्ड ऑप्शन में कंप्लीटली दे रखा है। थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे उसने कॉर्नर्स बोला है ना, सोडियम क्लोरीन आपका कॉर्नर्स के साथ साथ आपका ना फेस सेंटर पे भी होता है, तो वो इसमें नहीं दे रखा है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है, तो दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन विल करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 79 वेरी इजी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? K2HgI4 के बारे में बात करी गई ना, ये किसको डिटेक्शन करता है बेटा? अमोनियम के सॉल्ट को ना, नेशनल रिएजेंट पढ़ा ना, नेशनल रिएजेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने,
यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, राइट? ठीक है, राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऑप्शन में गलती दे रखी है, ये NH2 माइनस से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था NH4 पॉजिटिव, अमोनिया होना चाहिए था। ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन में मिस्टेक है, NH2 माइनस नहीं हो सकता, नो इट इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट वन इज NO2 प्लस, NO आपको NO3 माइनस नहीं हो सकता, NO4 प्लस नहीं, Cl माइनस बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर बेटा आना चाहिए था NH4। एल्काइल मीडियम में होता है K2HgI4, नेसलर रिएजेंट, वेरी पॉपुलर है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का जब डिटेक्शन करते हैं अमोनियम आयंस का या अमोनियम सॉल्ट का, जहाँ पे HCl वगैरह रिलीज होता है, ठीक है। अगर NH4Cl होगा, आपने यहाँ पे अगर यूज किया ट्रीटमेंट की, तो व्हाइट फ्यूम्स में HCl आपका रिलीज हो जाता है, लास्ट में आपको जो मिलता है वो ब्राउन PPT मिलता है, ठीक है। और अमोनिया का होगा नहीं, एक PPT बनता है, सॉल्ट बनता है इस तरीके से, एक मरकरी यहाँ पे होगा, एक मरकरी यहाँ पे, इस तरीके से NH2I यहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी पोटेशियम आयोडाइड बनता है लास्ट में, KCl भी बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनता है, इधर ऑक्सीजन के साथ आपका कंपाउंड रहता है, ठीक है। ये कुछ आपको ये इस तरीके से ब्राउन PPT, ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था, लेकिन आप लोगों ने आई थिंक किया होगा इसका आंसर, आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर बेटा 80 की बात करते हैं। फिश कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय द सीवेज डिस्पोजल ड्यू टू, क्यों? सीधा आंसर है थर्ड ऑप्शन, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ BOD, BOD पढ़ते हैं ना, BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। नेक्स्ट बच्चों 81, डेंसिटी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको डेंसिटी है तो मास बाई वॉल्यूम से हम लोग मास निकाल पाएंगे, डेंसिटी आपको दे रखी है तो, और इसमें क्या दे रखा है, डेंसिटी को हम फॉलो करेंगे मास बाई वॉल्यूम, वहां से आपका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे 1000 ml, तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा, मास निकल के आएगा तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकालेंगे तो मोल्स क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर नंबर ऑफ सॉल्यूट, और उसकी वैल्यू होगी आपकी कितनी 123, वो 123 ऊपर निकल, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे पूरा ऐसे, तो यहाँ से मोलरिटी वगैरह फिर निकालेंगे तो 2.28, ये इसका आंसर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका। इसके बाद